गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना हॉट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो न्यूज में है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में है। देखो, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ना मेरा मकसद इस बिल का तुम्हारे समर्थन कराना, ना इस बिल का विरोध कराना। मेरा मकसद है तुम्हें लीगली तौर पे जो जो इसके अंदर प्रावधान है वो तुम्हें बताने, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मेंस की आंसर राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन फंस गया तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए कि लीगल तौर पे क्या क्या अवेलेबल कराया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मुस्लिम पक्ष के या सरकार के पक्ष के, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके जवाब भी मैं लेके आया हूं, वो जवाब भी मैं दूंगा लीगल तौर पे। ठीक है, हवा की बात कोई नहीं होगी, इधर उधर की बात कुछ नहीं, बिल्कुल लीगल तौर पे जो जो चीजें हैं वो हम डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, जो सरकार ने गैजेट में लिखा है उसी में से नोट्स प्रिपेयर करके मैंने आप लोगों के सामने अब आज रखूंगा। भारत के राजपत्र में जो छपा है उसके हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लास के बीच में मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, जो भी क्वेश्चन हो क्लास के बाद डिस्कस करना। ठीक है, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका जवाब दे देना। ठीक है, इतना बोल रहा हूं, बाकी कोई क्वेश्चन डिस्कस मत करना, रिदम नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, कि टॉपिक बड़ा भी है और सेंसिटिव टॉपिक भी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम मुझे एक ही आंसर दे दो कि वक्फ है क्या। ठीक है, चलो चलो तुम्हारी एक बार IQ टेस्ट करता हूँ कि तुम वक्फ के बारे में सोचते क्या हो। बताओ, वक्फ के बारे में क्या सोचते हो तुम। मतलब सबका पर्टिकुलर एक ही जवाब आएगा कि दान। ठीक है, अभी जो दान है ना, ये कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट आया है उसमें क्या क्या प्रावधान आए, क्यों आए, कौन सा अमेंडमेंट पहले हुआ था जिसकी वजह से चेंज करा गया। ठीक है, सब जानेंगे। हम पूरे इतिहास में नहीं जाएंगे वक्फ बोर्ड के। ठीक है, कहां से शक्ति आई कि जिस जमीन पे उंगली रख दी वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये स्टेटमेंट सुनी होगी बहुत लोगों के मुंह से, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट अभी लीगली तौर पे हम जिसको जानेंगे कि ये स्टेटमेंट कुछ परसेंट सही है, कुछ परसेंट गलत है। ठीक है, मैंने कल भी बोला था कि मैं सही और गलत दोनों को बताऊंगा जो चीजें हुई हैं। ठीक है, इतना बता देता हूं मैं पहले कि ये बिल रिलीजियस हार्म मुसलमान पक्ष को नहीं कर रहा है। धार्मिक तौर पर ये मुसलमान पक्ष को हार्म नहीं कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो है वक्फ बोर्ड के तहत उनको हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब हार्म भी नहीं कर रहा। मैं क्लियर ये कर देता हूं, पक्ष क्या कह रहा है विपक्ष क्या कह रहा है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो ये अमेंडमेंट आया है इसमें प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होगी कि वक्फ है क्या, दान एक तरीके का। ठीक है, तो इसका अर्थ तो मैं नहीं समझाऊंगा, अर्थ समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे। अर्थ केवल दान का नहीं है, अर्थ क्या है, अर्थ कोई भी मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली वस्तु, या स्टेबल हो जो एक जगह से नहीं हिल सकती। ठीक है, मूवेबल या स्टेबल, दोनों दोनों वस्तु किसी को धार्मिक रूप से या धार्मिक जरूरत के लिए दान देना क्या कहलाता है, वक्फ। ठीक है, धार्मिक रूप से दान देना। ठीक है, कौन
धार्मिक रूप से किसको किसको दान देंगे? वक्फ बोर्ड को नहीं। जब दान करी जाती है तो ये वक्फ बोर्ड को दान नहीं करी जाती। मतलब फिजिकली अगर मानोगे तो वक्फ बोर्ड को ही जा रही है, पर ये जाती है गॉड के नाम पे। ठीक है, ये जाती है गॉड के नाम पे। ये हम अल्लाह के नाम पे हम अपनी जमीन दान कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वक्फ बोर्ड को जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे बोल, जैसे तुमने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, फिल्मों वगैरह में बोला जाता है कि जो पंडित होते हैं, जो मौलवी होते हैं, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पास। हमने भगवान को तो नहीं देखा, तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव को दान दे रहे हैं। हिंदुओं में पैसे दिए जाते हैं, पुजारियों को बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। मोमडन कम्युनिटी में वक्फ दान देते हैं, और एक रमजान टाइम पे चलता है, क्या होता है फरमान, ज़कात, वो भी दी जाती है। ठीक है, तो हर उस कम्युनिटी में, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मोमडन कम्युनिटी हो, हर एक जगह पे दान का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि ये गॉड के नाम करी जाती है जमीन। मैं बताता हूँ अभी अंजलि, मैंने वही बात बोली थी कि बीच में क्वेश्चन मत करना। सारे जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हो सारे लेके आया हूँ, जब भी 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, दान देने वाला कौन होता है? दान देने वाले का नाम क्या कर देते हैं उस टाइम पे? मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब तुम्हें समझनी चाहिए। दान देने वाले को वाकिफ बोलते हैं, वक्त को दान देने वाला वाकिफ। ठीक है, दान देने वाला वाकिफ। कहां जाएगी ये जमीन? कौन होगा? सेंट्रल लेवल पे कोई है या स्टेट लेवल पर है? दोनों लेवल पर है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड दोनों है, पर ये जमीन जाएगी स्टेट वक्फ बोर्ड के पास, किसी ने अगर दान दिए। ठीक है, कहां जाएगी? मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूंगा आज, तो जरा पूछ लेना अगर कुछ दिक्कत आए तो। स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जाएगी जमीन। ठीक है, रजिस्टर्ड हो गई वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद वक्फ बोर्ड क्या करता है इस जमीन का? वक्फ बोर्ड क्या करता है, इस पे एक आदमी नियुक्त करता है। अब तो नियुक्त वगैरह तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, है ना। एक आदमी नियुक्त करता है जिसको बोला जाता है मुतावली, केयर टेकर कह लो, जमीन का केयर टेकर। ठीक है, कौन नियुक्त किया जाता है? केयर टेकर करा जाता है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुतावली। ठीक है, उर्दू वर्ड है, ज्यादातर उर्दू वर्ड मिलेंगे। ठीक है, और इसी स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जिम्मेदारी भी होती है कि जो वक्फ जमीन जो जमीन वक्फ में आई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है। लाइक स्कूल बनाने हैं, कब्रिस्तान बनाने हैं, या मस्जिद बनानी है, या अस्पताल बनाने हैं, या आदि जो भी, मतलब। और ये कौन से समुदाय के लिए? ये केवल मुस्लिम समुदाय के लिए, मतलब जो गरीब मुसलमान है उनके हक में हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मुस्लिम समुदाय के लिए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, पर ये जो मुतावली है, ये इसको जमीन तो दे दी, केयर टेकर, केयर टेकर का काम क्या होता है? केयर करना जमीन की। ये ना तो किसी को बेच सकता है वो जमीन, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता है आगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, किसने लगा रखे हैं? वक्फ बोर्ड ने। ठीक है, किसी को
ट्रांसफर नहीं, किसी को बेच नहीं सकता। क्लियर? ठीक है। मुताबिक का काम क्या होता है, मतलब इस जमीन को या तो ये काम कर दे, लाइक स्कूल बना दे, कब्रिस्तान बना दे, मस्जिद बना दे, अस्पताल बना दे, कुछ भी बना दे, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकता है, वो इसको किराए पे दे दे, ठीक है, उससे रेंट आएगा, इनकम ही है वो भी, ठीक है। उसको बेसिकली सिर्फ इतना सा काम है कि इससे तुम्हें आय जनरेट करनी है, कैसे भी इनकम जनरेट करनी है। क्या करनी है? आय बनानी है। ये आय भी कहां लगेगी? जो आएगी वो भी इनके पास ही, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब मुसलमान है उनके पक्ष में जाएगी, ठीक है, जो इनकम हो रही है। पर स्टेट बोर्ड इतना सारा काम कर रहा है, मुतावली का वो कर रहा है, नियुक्ति, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, मतलब काम है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से वक्फ बोर्ड अपना प्रशासन चलाने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या करता है, इसमें जो इनकम जो आई है उसको 7% वक्फ बोर्ड ले लेता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक है। 7% वक्फ बोर्ड रख लेता है अपने पास। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब स्टेट बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, मैं सेंट्रल की बात अभी नहीं करूंगा, सेंट्रल अभी कोई दूर दूर तक नहीं आएगा, ठीक है। सेंट्रल जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक। सेंट्रल वो सॉरी स्टेट बोर्ड जो होता है उसके मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ठीक है। कौन करती है? स्टेट बोर्ड जो है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स को नियुक्त करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मैंने तुमको बताई, स्टेट वक्फ बोर्ड भी है, केयर टेकर की नियुक्ति होगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। आय बनाने की उसकी जिम्मेदारी है, अगर जो आय बनती है उसमें 7% स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जाता है। स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद, अस्पताल आदि बनाने की जिम्मेदारी भी स्टेट वक्फ बोर्ड की है। इस सबका मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन से एक्ट से मैनेजमेंट होगा इसका? कोई तो होगी ना चीज जहां ये लिखी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि अपने दिमाग से चला रहे। तो वो होता है वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। मैनेजमेंट कहां लिखा है सब? नाइनटीन फाइव। क्लियर? अब जहां पंगा स्टार्ट होता है ना, वो है 2013 का अमेंडमेंट जो कांग्रेस पार्टी ने करा था। यहां तक सब नॉर्मल लग रहा होगा। अब जो प्रॉब्लम्स है ना वो स्टार्ट अब होंगी, जो इस बिल को लेके 2013 में 2024 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले बता देता हूँ, जेपीसी के पास भी गया था, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा में पेश हुआ है, ठीक है। तो ये बिल 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। अब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो 2013 के संशोधन से शुरू होती है, ठीक है। तो अब जानते हैं 2013 का संशोधन क्या था और क्यों लाया गया। सबसे पहले तो ये जाना ना क्यों लाया गया, क्योंकि हम सबसे पहले क्या जानते हैं, किसी चीज की पास्ट को जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं उसकी, ठीक है। चलो जानते हैं अब इसका 2013 का संशोधन क्या कहता है और क्यों लाया गया। पहले इसका जानेंगे कि क्यों लाया गया था, इसका इतिहास में जाएंगे हम।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। ठीक है, और इसके अभी जब पहले हम चलेंगे इतिहास से। ये तो जानना पड़ेगा ना, इतना बड़ा अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने क्यों करा, जानना तो पड़ेगा। एक कमेटी का नाम सुना होगा, यशिका ने जरूर सुना होगा, बाकी और मुझे पता नहीं। सच्चर समिति 2005 सुनिए। फरमान, अंजलि नहीं सुनी, ये क्या कर रखा हाथ पे। चलो, सच्चर समिति, अब जाहिर सी बात है, मैंने तुम लोगों को बता रखा है समिति का नाम उसके अध्यक्ष नाम पे पड़ता है। तो एक जस्टिस थे, जस्टिस पता है ना, सुप्रीम कोर्ट। एक जस्टिस थे, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी समिति। ठीक है, पहली चीज। न्यायाधीश सही दिन चुना आज फिर इस टॉपिक के लिए। बारिश हो रही है बाहर, बाइकें कम आ रही हैं, साउंड कम आ रहा है बाहर से, है ना, हल्की हल्की हो रही है बारिश है अभी। सच्चर समिति बनाई गई। सच्चर समिति क्यों बनाई गई थी, इसकी वजह क्या थी। ये केवल मुस्लिमों के लिए बनाई गई थी, मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हाँ राजनीतिक नहीं, शैक्षणिक, क्योंकि राजनीति में उनकी पूरी भागीदारी है। राजनीति में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, राजनीति में भागीदारी है, वोट करते हैं। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, क्योंकि पढ़ाई में अभी लिटरेसी रेट कम है मॉमडल्स का। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए सच्चर समिति की एक रिपोर्ट, सच्चर समिति बनाई गई मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जांच के लिए। ठीक है, ठीक, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 2006 में। हर चीज जरूरी है तुम्हारे लिए जानना आज। 2006 में, क्योंकि जब अगर कोई इस बिल के बारे में पूछे तो तुम्हारे पास जवाब अवेलेबल हो। प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पर बिना ज्ञान के प्रोटेस्ट में चले जाना वो महामूर्खता है मेरे हिसाब से। मैं आज सोच के देखो, सिंपली बोल रहा हूं, मैं आज आरक्षण के खिलाफ धरने में बैठ जाऊं क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूं। ठीक है, तुम सोच के देखो, मुझे आरक्षण के बारे में, आरक्षण रिजर्वेशन का आर भी नहीं पता। ठीक है, ना मुझे मंडल आयोग पता, ना कुछ पता, कोई आर्टिकल 15 नहीं पता, आर्टिकल 16 नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे भारतीय संविधान का। मैं आरक्षण के खिलाफ धरने में बैठ गया। मीडिया वाला मेरे से आगे पूछता है, हाँ भाई क्यों बैठे हो और क्या वजह है, मैं बोलूंगा मुझे आरक्षण हटवाना है। ठीक है, हटवा दो। किस बेसिस पर हटवाना है, बस मेरी बोलती बंद, क्योंकि मुझे कुछ आगे पता ही नहीं।
यही बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ आगे पता हो अगर तुम इसके विरोध में या पक्ष में बैठे हो इस बिल पे, ठीक है, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है और तुम्हारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है। ठीक, तो रिपोर्ट 2006 में आती है। क्या कहती है सच्चर रिपोर्ट? सच्चर रिपोर्ट कहती है कि रजिस्टर्ड वक्फ की जमीन है 4.9 लाख, मतलब 4.9 लाख, 4,90,000 वक्फ प्रॉपर्टी है पूरे भारत के अंदर 2005 में। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2005 में 4.9 लाख प्रॉपर्टी है 2005 में वक्फ के पास, ठीक है, जिनका एरिया, टोटल एरिया है 6 लाख एकड़ क्षेत्र। 6 लाख एकड़, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम अब यहां से शुरू होती है। जो ये रिपोर्ट आई सच्चर समिति की, सच्चर समिति की रिपोर्ट आई कि इसकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है इस पूरी प्रॉपर्टी की। मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़। मैं अगर इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो 1200 करोड़ है, ठीक है। पर वक्फ अपनी जो बुक वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 600 करोड़ बुक वैल्यू, ठीक है। सरकार को प्रॉब्लम वक्फ से नहीं थी, वक्फ के मैनेजमेंट से थी, जो मैनेज कर रहा है वक्फ को। क्योंकि सच्चर समिति कह रही है कि मार्केट वैल्यू जो है उस पूरी जमीन की वो 1200 करोड़ रुपए है, पर बुक वैल्यू जो वक्फ में दिखाई है अपनी वो 600 करोड़ दिखाई है। तो 600 करोड़ का गबन कहां हो रहा है? अगर ये मुस्लिम समुदाय के हित में लग जाए 600 करोड़ रुपए जो गबन हो रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय आज कहां से कहां होता। ये रिपोर्ट बता रही है सच्चर समिति की, ऑनलाइन अवेलेबल है, जाके देख लेना। ये मत सोचना कि मैं अपने आंकड़े बता रहा हूं, ठीक है। तो ये गबन हो रहे हैं 600 करोड़ रुपए जा का रहे हैं। किससे प्रॉब्लम थी? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वक्फ की जमीन का मिसमैनेजमेंट दिखा इसमें, इस रिपोर्ट में, कि एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है वक्फ की जमीन का, ठीक है। 2024 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सच्चर समिति की सारी सिफारिशों को शामिल करा गया है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। दो 2024 की सिफारिशों में, वो 2024 की अमेंडमेंट में इसको शामिल करा गया, सच्चर समिति की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है। क्या क्या हुआ 2024 में? 8 अगस्त 2024 को बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। एक टाइमलाइन लेके चल रहा हूं। कहां हुआ? लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में भी गया, पर इसकी आलोचना होने लगी, तीव्र तीव्र आलोचना होने लगी। इसकी वजह से ये कहां चला गया? अब जेपीसी में चला गया ये। अब जेपीसी का मतलब बताऊं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें विपक्ष वाले भी होते हैं और पक्ष वाले भी, ठीक है। अब चर्चा जेपीसी नहीं करती है, जेपीसी चर्चा कभी नहीं करती आपस में। जेपीसी किससे चर्चा करती है? जेपीसी चर्चा करती है पब्लिक से, 4 लोगों से करती है इस कमेटी जो है। संस्थाओं से,
स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स से, ठीक है, और एक्सपर्ट्स से। हिंदी में क्या बोलेंगे एक्सपर्ट को? हाँ, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। और इन्होंने 25 सिफारिशें करी अमेंडमेंट की कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इन लोगों की मान, मतलब इन लोगों का कहना था, पब्लिक का, संस्थाओं का, स्टेक होल्डर्स का और विशेषज्ञों का, कि 25 अमेंडमेंट, मतलब जो बिल लाया गया था 8 अगस्त 2024 को, वो केंद्रीय मंत्री द्वारा लाया गया था। ठीक है, कौन है, किसने पेश किया बिल, ये पता है? किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया। तो उस टाइम पे सरकार ने अपने लेवल पे बिल बनाया था। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करे जेपीसी ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसमें किसकी सिफारिशें मानी गई? पब्लिक की, संस्थाओं की, स्टेक होल्डर्स की और विशेषज्ञों की। ठीक है, कि ये इनमें संशोधन होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कोई ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं दिमाग से ऊपर जा रहा हो कोई चीज? बहुत नॉर्मल भाषा में। ठीक है, इन्होंने 30 जून तो 30 जनवरी 2025 को रिपोर्ट अपनी पेश कर दी जेपीसी ने। तीस जून, सरे यार, 30 जनवरी 2025 को रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक है, अब कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट पर आते हैं इस बिल के, जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रखा है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें इसका पूरा इतिहास बता दिया, कहाँ से कहाँ चला था, क्या हुआ। ठीक है, अब 2013 में क्या अमेंडमेंट थे और 2024 के क्या अमेंडमेंट है 2025 वाले में, उनको हम एनालाइज करेंगे अब, सभी अमेंडमेंट्स को। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। क्या हो गया शिका? वेरी गुड, चलो इधर आओ। विवादित पार्ट कौन से हैं, विवादित भाग कौन से हैं इस एक्ट के, जिन पे विवाद छिड़ा हुआ है? विवादित भाग इस एक्ट के, पहले एक्ट में क्या था? पहले एक्ट में डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम, मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन था पहला प्रॉब्लम, कि जो नॉन मुस्लिम है, लाइक हिंदूज, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, जो भी फॉलो करते हैं, नॉन मुस्लिम जो भी हैं, वो भी, नॉन मुस्लिम भी अपनी जमीन वक्त कर सकते हैं। चेंजेस क्या है, मैं सामने लिख रहा हूं इस अमेंडमेंट से। चेंजेस, अब चेंज ये आ गया है कि जो पिछले 5 सालों से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब मुस्लिम धर्म को मानता है, केवल वो ही अब वक्फ कर सकता है अपनी जमीन को। पिछले मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही
मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही दान दे सकता है पिछले 5 साल से। ठीक है, पहला। दूसरा आता है वक्फ एक्ट 1995 का एक प्रोविजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, वक्फ एक्ट 1995, वक्फ बाय यूजर। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। इसकी हिंदी क्या होगी मैं समझ में नहीं आया। वक्फ बाय यूजर, चलो जो भी है। इसमें 3 तरीके थे जिससे जमीन वक्फ के पास जा सकती थी, ए बी सी। तीनों को जानते हैं, ए बी और सी। ठीक है, स्थिर रूप से भगवान के नाम कर दी तो वो चली गई। ठीक है, स्थिर रूप से भगवान के नाम या धार्मिक या चैरिटी के हिसाब से आपने दान दे दी। ठीक है, ये दोनों तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब जो तीसरा लॉ है ना, तीसरा जो प्रोविजन है वो है, कह सकते हैं कि वो राड़ की जड़ है। तीसरा प्रोविजन, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कहता है डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी? डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये क्या कहता है कि वक्फ को किसी भी जमीन के लिए कागज की जरूरत नहीं है। वक्फ को किसी भी जमीन के लिए कागज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? पब्लिक यूसेज के हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हो कि वो जमीन वक्फ की है। जैसे एक केस था 1996 का, उस केस का नाम था सैयद मोहम्मद साली वर्सेस मोहम्मद हनीफा केस 1976। मैं तुमको पहले ही बताया था कि अपने मेंस के आंसर राइटिंग में अगर केस डाल दोगे तो तुम्हारा क्या आंसर, कल बता रहा था मैं, तुम छुट्टी पे थे, सोचूंगी। ठीक है, वो आंसर तुम्हारा मजबूत हो गया कि तुमको चीज के बारे में पता है। अब तुम आर्टिकल 21 के बारे में, कल वाला एग्जाम्पल ही, अब आर्टिकल 21 के बारे में तुम्हारे से पूछा मेंस के आंसर राइटिंग में, तुमने लिख तो दिया पर तुमने केसेस नहीं लिखे। अब कि आर्टिकल के बारे में तो हर बच्चे को पता है ना, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। बच्चे ने एक केस लिख दिया, चलो मान लो एक केस लिख दिया, तुम 3-4 केस डाल दो तो तुम्हारा आंसर अलग हो गया ना। तो कुछ तो अलग करोगे ना अपने, जो नंबर ज्यादा है मेंस में, तो यही तो होता है। ठीक है, तो एक केस आता है सैयद मोहम्मद सैयद मोहम्मद साली वर्सेस मोहम्मद हनीफा केस। नाइनटीन 76। अब इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले इस केस के बारे में जानू। केस में क्या था, ये जो थे सैयद मोहम्मद साली,
इनकी एक जमीन थी, ठीक है। जिस जमीन पे इन्होंने एक मस्जिद बनाई अपने पैसों से, इकट्ठा करके नहीं, अपने पैसों से, ठीक है। मस्जिद, मैं केस बता रहा हूं, लिख लेगा, ठीक है। मस्जिद बनाई अपने पैसों से, पर उसमें ये बोल दिया कि पब्लिकली आप यहाँ पे आके नमाज पढ़ो, अजान करो, जो करना है करो, जो करना है करो नहीं, नमाज और अजान पढ़ो, ठीक है। आओ, पब्लिकली यहाँ सबके लिए ओपन है, ठीक है। इन्होंने ये चीज बोल दी। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वक्फ ने इस जमीन पे दावा ठोक दिया। कागज किसके पास है, ठीक है, पर केस किसने ठोक दिया, दावा ठोका, केस तो इन्होंने करा था, दावा ठोक दिया। तो अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। जब तक 2013 का अमेंडमेंट नहीं आया था, ऑब्वियसली नहीं आया था, 1976 की बात हो रही है। 2013 के अमेंडमेंट में यह बात हुई थी कि अगर कोई केस है वक्फ से रिलेटेड तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, किसी अदर कोर्ट में नहीं जा सकता। 2013 का अमेंडमेंट में ये है, ये आगे जाके हम जानेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि ये जमीन पब्लिकली एक्वायर हो चुकी है और पब्लिकली मोमडन कम्युनिटी पर, मोमडन कम्युनिटी की जमीन पर वक्फ का अधिकार है, तो ये जमीन अब वक्फ की है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और ये लैंडमार्क जजमेंट था, ठीक है। ये था लैंडमार्क जजमेंट। ऐसा ही केस ज्ञानवापी का भी है, ये भी तो फंसा पड़ा है वो केस, अब नहीं फंसेगा अगर ये बिल हमेशा के लिए पारित ही रहता है, क्योंकि इसके खिलाफ पिटीशन बहुत फाइल हो चुकी है, ठीक है। अगर ये फाइल पिटीशन सारी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये सारी पिटीशन रद्द ही होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक आर्टिकल पढ़ाया था, जब हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे, 19(1) के अंदर हमने कुछ चीज़ें जानी, नहीं 19(1) के अंदर नहीं, 19(2) के अंदर हमने एक चीज़ जानी थी कि किसी की ज़मीन पर 5 लोगों से अधिक अगर दबाव बना के छीनना चाह रहे हैं, इलीगली तौर पे लेना चाह रहे हैं, तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19(2) का अबॉलिशमेंट है वक्फ बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं जजमेंट नहीं सुना रहा, ठीक है, तो इस हिसाब से पिटीशन बाहर चली जाएगी पहली सुनवाई पे। 16 अप्रैल को सुनवाई है पहली, ठीक है। और अगर कोई और केस बन रहा है इसके पीछे तो ये सुनवाई लंबी जाएगी, पर अब ये एक्ट अभी वापस नहीं होने वाला जब तक जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, सिंपली भाषा में ये जान लो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि ये जमीन वक्फ की है इस केस में, और वक्फ को कागज की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ गए। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, एक्ट बाद में, एक्ट तो 1931 में आ गया था वक्त का। मैंने तुम्हारे से बोला था ना कि मैं सादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड का अध्यक्ष, हाँ, ये आदमी का नाम है, ये मत सोचना कि ये लग रहा होगा, ये आदमी का नाम है, ठीक है, हनीफा। अब आता है तीसरा पॉइंट, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। ये जो ए वाला था डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे वक्फ को किसी भी जमीन के लिए कागज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केस मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब मैं से हटा दूं इस वाले को, क्योंकि फिर थोड़ी जगह चाहिएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है
ये वाला, ये हो गए, 2 हो गए। अब तीसरा पॉइंट, 5,973, ये आंकड़ा याद रखना। हम वो पॉइंट जान रहे हैं जिन पे ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा है, 5,973 जमीन ऐसी हैं जिन पर वक्फ का दावा है, ठीक है। अब इस चेंज के आने के बाद क्या हो गया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वक्फ बोर्ड को। इस एक्ट के आने के बाद अब इसकी वेरिफिकेशन होने लगेगी। वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जमीन की, यस। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में रिसेंटली जो बनी है हमारी संसद, उसके ऊपर भी दावा ठोका था कि ये जमीन पर है वक्फ की, इसका हमको रेंट पे करो, मतलब मांगा नहीं था, ऐसा कुछ आई थी सुनने में, मतलब मैं कुछ क्लियर नहीं कर रहा इसको, ठीक है। तो 5,973 जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर वक्फ का दावा है, पर वो क्लियर नहीं हो पाया अब तक, ठीक है। अब तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक्ट आ गया, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारी राष्ट्रीय राजमार्ग या फ्लाईओवर्स वगैरह की अब खुल जाएंगी, मतलब रास्ते खुल गए। ये ज़मीन कुछ इस तरीके की थी जो राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में है या फ्लाईओवर बनाने की ज़मीन के मतलब बीच में थे कहीं ना कहीं, ठीक है। सरकारी ज़मीन पर वक्फ का दावा था। अब क्या हो गया, इस अमेंडमेंट के आने के बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी, पहले वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। मतलब ये ज़मीन अटकी पड़ी थी, ना तो सरकार की ना वक्फ की, ये अटक गई बीच में, तो मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन करेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसकी तैयारी कर लो। वेरीफाई बाय डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दिल्ली कैपिटल नहीं, आईपीएल के दीवानों। अब ये बोला गया है इन जमीनों के लिए, इस अमेंडमेंट के आने के बाद, मैं यहां बदलाव लिख रहा हूं साफ साफ, ठीक है। ये बदलाव, वेरीफाई बाय डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक। क्या कहता है ये अमेंडमेंट कि अगर कोई ऑफिशियल कागज नहीं है सरकारी जमीन का, अगर कोई आधिकारिक नहीं, तो जमीन इसकी वक्फ की। मैंने बोला ना तुम्हारे से अमेंडमेंट हो चुका है, वक्फ की। अगर कोई आधिकारिक कागज नहीं है तो जमीन वक्फ की नहीं होगी। अब सरकारी जमीन, ऑब्वियसली बात है ना, अगर सरकारी जमीन है तो कागज किसी के पास होंगे? सरकार के। वक्फ क्यों दावा ठोक रहा है? अगर जमीन के कागज ही नहीं है तो दावा क्यों ठोक रहा है? उसकी वेरिफिकेशन तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है। इसकी वेरिफिकेशन मैंने वही बोला, 2025 का जो संशोधन हुआ है उससे बदलाव किए गए हैं। ये मैंने लिख दिया ना, बदलाव, ठीक है, बदलाव करा गया ये। हाँ, कागज निकलेंगे नहीं, ठीक है। झूठा हो गया तो हाँ, उस टाइम पे उसके साथ कागज भी थे उसके पास। हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था कि पब्लिक होस्टिंग होने की वजह से वो जगह
अब कहाँ, वह वक्फ की जमीन है। अब तुम खुद सोचो उस चीज को, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गई, वेरिफिकेशन कर दी डीसी ने, तो मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था, फरमान, यशिका, लक्की, अंजलि, कि मेरा मकसद तुम्हें इस बिल का समर्थन कराना है, विपक्ष में ले जाना नहीं है। मैं तुम्हें इनके लीगली जो एस्पेक्ट हैं उनसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। वेरीफाई बाय डीसी, ठीक है। अगर हो गया तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होते हैं वो अपडेट किए जाएंगे और वक्फ का नाम उन जमीनों से हटा दिया जाए। और ये काम कौन करेगा, डीसी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी तो भ्रष्टाचारी हो सकता है। पर इसके ऊपर एक चीज और रखी गई, अगर कोई वक्फ सदस्य डीसी की वेरिफिकेशन से संतुष्ट नहीं है तो वो केस कर सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में। पर अब आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल का नहीं होगा। अब केस अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में जा रहा है, उसके बाद फैसला दे दिया, अगर फैसले से संतुष्ट डीसी नहीं है तो अब केस कहां जाएगा, हाई कोर्ट में, सीधा हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा केस। और हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो संविधान के अनुसार फैसला सुनाएंगे, ना कि किसी अधिनियम के तहत। क्लियर? तो उसको अपने हिसाब से बना के लिख लो। रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करेगा, वक्फ का नाम उन जमीनों से हटा दिया जाएगा जो सरकारी जमीन है। एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारी जमीन का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलते हैं। अब वो काम डीसी करेगा। जो जमीन वक्फ की नहीं पाई गई है उसका नाम भी तो हटाना जरूरी है ना। हाँ हाँ, कह सकते हैं। अभी तुम्हारे क्वेश्चन जो है ना वो मैं आगे क्लियर करूंगा। मेरे पास क्वेश्चन भी है जो मुझे सुनने में आए हैं, मैं उनके आंसर करूंगा लीगली तौर पे, ठीक है क्या। और मैंने शायद वो तुम्हें क्वेश्चन भेजे थे, भेजे है ना, भेजा था ना मैंने चिट्ठा, एक ध्यान होगा, वो क्वेश्चन ही है और मैंने लीगली आंसर करे हैं उनके, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, ठीक है। तुमको भेजे, देखना ध्यान से। चलो, वो मैसेज सीन हो चुके हैं। चलो इसको हटा दूं, अब अगले विवादित भाग पे चलते हैं। ये तो हो गया क्लियर। आराम से बोला करो। अब 3 एस्पेक्ट लेके चल रहा हूं, 3 डायमेंशन है, ठीक है, उनको ध्यान से समझना, ठीक है। सर्वे, लिमिटेशन और ट्रिब्यूनल। अब ये 3 केस फंसेंगे। सबसे पहला सर्वे। सर्वे कौन करता है, कौन करता होगा सर्वे? आम नागरिक, गवर्नमेंट ऑफिसर, सर्वे कमिश्नर नियुक्त होता है। इसका खर्चा सारा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। मैं ये सब चीजें भी बता के चल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से भी है कुछ ना कुछ। अब तुम्हारे से पूछ ही लिया
सर्वे कमिश्नर का खर्चा कौन उठाता है? आते हैं। सर्वे कमिश्नर की सैलरी कौन देता है? वेतन कौन देता है? क्या बताओगे? अब तुम सोचोगे कि वक्फ वक्फ के लिए सर्वे कर रहा है तो वक्फ देता होगा, आ सकता है दिमाग। ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाँ, कोई नहीं रहता। खर्च एसडीजी उठाती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अपनी सर्वे की रिपोर्ट किसको देता है? दो लोगों को देता है। एक तो देगा किसने नियुक्त करा है, स्टेट गवर्नमेंट को, और एक देगा स्टेट वक्फ बोर्ड। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बार बार लंबा तरह नहीं लिखूंगा। ठीक है। स्टेट वक्फ बोर्ड को अपनी ये रिपोर्ट देता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? जो ये सर्वे कमिश्नर है वो स्टेट अथॉरिटी नहीं है। स्टेट में किसको बोल रहा हूँ? इंडिया लेवल पर। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। स्टेट अथॉरिटी नहीं है, इसकी बात मान्य है या नहीं है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। स्टेट अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद ये रिपोर्ट वगैरह दे दी। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट एक गैजेट जारी करती है, राजपत्र। ठीक। क्या करेगी? उसमें एक लिस्ट निकालती है कौन सी जमीन वक्फ की पे आई है और कौन सी जमीन किसी की प्राइवेट है। इसका बताती है स्टेट गवर्नमेंट। सर्वे करा है, उससे पता लग गया। ठीक है। मान लो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फरमान की अपनी पर्सनल जमीन है जिसमें वो रह रहा है घर पे। ठीक है। पर उसे पता लगे कि मेरी जमीन वक्फ के अंडर आ गई है। जब उसने गैजेट पढ़ा, जब उसने राजपत्र पढ़ा, लिस्ट निकाली, तो उसे पता लगा कि मेरा जो घर है वो वक्फ के अंडर में आ गया है। ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से फरमान के पास कितना टाइम है केस करने का वक्फ के खिलाफ? फरमान 3 से 6 महीने। कोई मतलब बोला करो, बेइज्जती तो कुछ नहीं करूंगा मैं, बोलो। 1 या 2 हफ्ते। फरमान सोच के बताओ मुझे, तुम आज भी कोई गैजेट पढ़ते हो? सारे कोई सा पढ़ते हो? तो तुम्हें क्या पता कि राज्य सरकार ने कोई गैजेट निकाला तुम्हारी जमीन का? पता है तुमको? अगर मैं तुम्हारे से आज पूछूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है उसने एक गैजेट निकाला, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट प्रोवाइड कराई सर्वे कमिश्नर ने, उस सर्वे के हिसाब से उसने एक गैजेट बनाया, लिस्ट बनाई, गैजेट में प्रकाशित कर दी, तो तुम पढ़ते हो सारे गैजेट? अब मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ फरमान, तुमको पता लगेगा कि तुम्हारी जमीन वक्फ के अंडर में आ गई है? कौन बताएगा? वो गैजेट ही तो बता रहा है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फरमान को चलो पता भी लग गया, उसे पता लगा 13वें महीने में, 13 महीने हो गए, इसमें वो ट्रिब्यूनल में केस करने गया, वक्फ ट्रिब्यूनल में। फरमान केस नहीं कर सकता 13 महीनों पे, क्योंकि उसके पास केवल 12 महीने, 12 महीने। और अब 12 महीने मैं तुम्हारे से एक नॉर्मल भाषा में पूछ रहा हूं, एक आम नागरिक के उससे, कि तुमने जिंदगी भर में, जो तुम 25, 26 या 20, 19 साल के हो, तुमने कभी कोई गैजेट पढ़ा है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का? ये है प्रॉब्लम।
यहाँ पर भी बताऊंगा तुम्हें। एक एक्ट आता है, लिमिटेशन एक्ट 1965 का है शायद, बताऊंगा, ठीक है। वो क्या कहता है, राजपत्र जारी कर दिया, अब लिमिटेशन आ गया, अब दूसरा केस यही से जुड़ेगा लिमिटेशन का। हाँ, राजपत्र जारी हो गया, लिस्ट जारी कर दी, दूसरा केस आ गया लिमिटेशन, लिमिट है, ठीक है। लिमिट क्या है, 1 साल का समय लिस्ट को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। 1 साल का समय, 1 साल का समय यही चैलेंज करने के लिए। चैलेंज करने के लिए, ठीक है। ये लिमिट है। ये लिमिट किसने लगा रखी है, लिमिटेशन एक्ट 1965 में, ठीक है। अब ये क्या एक्ट है तुम्हें आगे मैं बताऊंगा, अभी बहुत रहेगा, 2 घंटे जाएंगे, बहुत आसानी से जाएंगे। अब तीसरा केस आता है ट्रिब्यूनल का। अभी लिमिटेशन को अलग रखो, इतना बता दिया मैंने कि 1 साल का टाइम है, 1 साल में अगर कर दिया केस तो कर दिया, वरना 13वां महीना लगती, 13वां महीना ही नहीं, 12 महीने पूरे अगला दिन लगा, तुम केस कर ही नहीं सकते वक्फ के ऊपर, ठीक है। ट्रिब्यूनल केस पे आते हैं, ट्रिब्यूनल में आते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होती है, क्या होता है ट्रिब्यूनल, कोर्ट ही होती है, ठीक है। पर एक विशेष कोर्ट होती है, जैसे कैट सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब जो तुम आईएएस आईपीएस बनोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा कैट में। तुम्हारे खिलाफ कोई केस करेगा ना तो कैट नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जोनल कोर्ट में नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे होता है सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, सिविल सर्वेंट, जो पीसीएस क्लियर करते हैं, उनके खिलाफ केस होगा तो वो सेट में ही होगा, समझ गए। ऐसे ट्रिब्यूनल है WT, वक्फ ट्रिब्यूनल, कि अगर वक्फ के खिलाफ केस करना है तो केवल वक्फ में होगा, ठीक है। पर कैट और सेट का एक मैं बता देता हूं कि अगर कैट और सेट के निर्णय से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो आप फिर केस करोगे सबसे अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, वो तो सबसे अपर है हमारे लिए, ठीक है। यहां अपवाद आ गया था ट्रिब्यूनल में, क्या अपवाद आ गया था, हाँ, ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या कहता है, नॉर्मल केस जो होते हैं, देखो वो कहा जाते हैं तुम्हारे हिसाब से सिविल कोर्ट में, जमीन के हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दीवानी न्यायालय, ध्यान नहीं है पढ़ाई में, दीवानी न्यायालय। नॉर्मल केस जो होते हैं प्रॉपर्टी के, वो दीवानी न्यायालय में जाते हैं। वक्फ से जो रिलेटेड केस है वो कहा जाएंगे, वो जाएंगे वक्फ ट्रिब्यूनल में, और इसका लास्ट फैसला होगा, इसका फैसला लास्ट होगा, सॉरी, लास्ट फैसला, इसका फैसला लास्ट होगा। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। डब्ल्यू बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फुल एंड फाइनल डिसीजन इसी का है, वक्फ ट्रिब्यूनल का। पहले
बदलाव क्या होगा बताऊंगा, क्या करा है इस अमेंडमेंट से। बदलाव बदलाव ये करा है गवर्नमेंट ने, केस तो होगा वक्त ट्रिब्यूनल में, ठीक है। कहाँ होगा केस? वक्त ट्रिब्यूनल में। पर अगर इसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप केस कर सकते हो। इसकी लिमिट है 90 दिन, 90 दिन के भीतर ही करना है। 90 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में, जिस भी स्टेट का होगा वो केस, हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी 90 दिन के अंदर। 90 दिन के बाद वक्फ का फैसला जो है उस मान्य हो जाएगा। वक्फ ने अपना फैसला दे दिया, तुम संतुष्ट नहीं हो तो 90 दिन के भीतर, 3 महीने के भीतर तुमको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। 3 महीने 1 दिन भी होते ही तुम हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर ट्रिब्यूनल का फैसला मान्य हो जाएगा, ठीक है। इससे हाँ, राजपत्र नहीं, कंफ्यूज मत हो भाई। सर्वे कमिश्नर है, रिपोर्ट देता है अपनी, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट वक्फ बोर्ड को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट राजपत्र जारी करती है, लिस्ट है, लिस्ट जारी करती है। उसमें एक लिमिटेशन है कि आपको 1 साल का समय चैलेंज करने के लिए, ठीक है। कहाँ चैलेंज करोगे? वक्फ बोर्ड में ही चैलेंज करना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही, ठीक है। अब जो बदलाव करा है सरकार ने ट्रिब्यूनल में कि ये जो केस होते हैं, आपने वक्फ बोर्ड में तो कर दिया, वक्फ न्यायालय में, ठीक है। अगर आप वक्फ के न्याय फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो 90 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? पहले लिमिट थी कि 1 साल के अंदर आपको वक्फ में केस करना है, अब दूसरी लिमिट ये लगाई है कि 90 दिन के अंदर आपको वक्फ का फैसला मंजूर नहीं है तो आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हो 90 दिन के भीतर। ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठाओ और चले जाओ किसी के भी खिलाफ, ठीक है। अब यहां से समझाना चाहूंगा लिमिटेशन एक्ट 1963 था, वो 65 में। लिमिटेशन 1963, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है अगर कोई, मतलब जैसे हमारी होती है, जैसिका के पापा की जमीन है ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। वक्फ, अगर यशिका के पापा से, यशिका के ताऊ जी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, तुम समझ लो उस चीज को, मैं बता रहा हूं, हंसने की जरूरत नहीं है। यशिका के पापा से, मतलब यशिका के ताऊ जी ने यशिका के पापा से जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। फर्जी कागज भी बनवा लिए, एक कागज यशिका के पापा पे और एक कागज ताऊ जी पे, ठीक है। तो यशिका के पापा के पास इतना टाइम है, केवल इतना टाइम है, 12 साल का टाइम है कि वो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। पर 12 साल 1 दिन होते ही वो केस नहीं कर सकते, वो जमीन कहीं ना कहीं लीगली उनकी हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट ही दूसरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर दावा ठोक दे, ठीक है, केस चले, तो उस केस, मतलब केस करने के लिए गवर्नमेंट के पास कितना टाइम है? 30 साल। पर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे वक्फ दावा ठोक दे, आपके पास केवल कितना था? अपवाद है ये। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है
कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर तो 12 साल, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर तो 30 साल, पर वक्फ अगर दावा ठोक देता है तो आपके पास केवल 1 साल है कि आपको केस करना है तो करो, वरना 12 साल 1 महीने बाद आप भूल जाओ कि वो जमीन आपकी। क्लियर? चलिए इनके पास टाइम। तो अब आते हैं उन प्रावधानों में जो ऐड करे गए हैं, बदलाव नहीं करा, ऐड करा है इस संशोधन से। ठीक है, क्या क्या ऐड करा है सरकार ने? बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीजें हैं महिला सशक्तिकरण को लेके। ठीक है, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है उस चीज से। ठीक है, पर मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण को लेके ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, वक्फ अलाल औलाद, ये एक पहला प्रावधान शामिल करा गया, वक्फ अलाल औलाद। अब मैं ये हटा देता हूं भाई, विवादित भाग नहीं है ये। तो करो ना, मैंने क्या मना कर रखा है? आर्टिकल 21 है तुम्हारे पास। सम्मिलित भाग, वक्फ अलाल औलाद, ये पहला प्रावधान जोड़ा गया। वक्फ अलाल औलाद, सिंपल भाषा में समझ लो, कोई मुस्लिम व्यक्ति यह कहता है कि जब मेरी उत्तराधिकार खत्म हो जाएगा, मेरे उत्तराधिकारिता खत्म हो जाएगी, मीन्स फरमान है। ठीक है, चलो फरमान है। ठीक है, फरमान के बच्चे होंगे, उनमें एक लड़का होगा एक लड़की होगी। ठीक है, फरमान की जमीन उसको ट्रांसफर हो गई लड़के को। ठीक है, अब क्या होगा, फरमान के लड़के से तो फरमान के पोते में हुई ट्रांसफर को। ठीक है, या एग्जाम्पल थोड़ा लंबा हो जाएगा, फरमान से फरमान के बेटे में हुई, फरमान के बेटे के कोई लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई, दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता था इस वाले उसमें केस में कि फरमान कह रहा है कि अगर मेरी मेल बायोलॉजिकली मेरा मेल वाला जो उत्तराधिकार है वो खत्म हो जाता है, केवल लड़कियां लड़कियां बचती हैं, तो मेरी सारी जमीन वक्फ के पास चली जाए। सिंपली भाषा में समझ गए? ठीक है, मेल बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट बन रहा है वो खत्म हो गया अगर, तो मेरी सारी जमीन वक्फ के पास चली जाए। ठीक है, अब सरकार ने क्या बदलाव करा, केवल मेल शब्द को शामिल नहीं करा है। अब जब तक उत्तराधिकार चलता रहेगा, जब तक लड़कियां भी अवेलेबल हैं, मीन्स जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1963 आया था, वो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, केवल ऐसा कोई अधिनियम है नहीं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम भी बन चुका है। ठीक है, कि मतलब जमीन में लड़की का भी बराबर का हिस्सा है। वही तो बात है ना, इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है अभी। देखो, सुनो सुनो, फरमान फरमान एक चीज सुनो, तुम लोगों को कट्टर और कट्टरवादिता का मतलब समझाया था ना मैंने, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो उस चीज को समझ लो, कट्टर
जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को लेके बहुत अच्छे खासे नॉलेज के साथ अपनी चल रहे हैं, और कट्टरवादिता क्या कर रही है तुमको अच्छे से पता है। ये दोनों धर्मों में है, दोनों में नहीं, ये सारे धर्मों में है। ये धर्म को लेके इतने पागल हो गए हैं कि किसी को मारने काटने पे उतारू हो चुके हैं, पता कुछ नहीं होता। अगर मैं सच्ची में ये जो राइट्स हुए थे दिल्ली के अंदर, जिन्होंने मारकाट मचाई, उनसे अगर मैं, चलो मैं हिंदू की बात करता हूं, अगर मैं किसी एक हिंदू से ये पूछ लूं ना, बताइए भाई ऋग्वेद में कितने श्लोक है जो तू हिंदू धर्म की इतनी बात वो कर रहा है, बता यार, तू यही बता दे श्लोक को बोलते क्या है ऋग्वेद में, नहीं पता होगा। बस ये है कि मैं मार दूंगा काट दूंगा कि मेरा, मेरे धर्म का बात आएगी तो ये बहुत बड़ी, ये है ना कैंसर है हमारे देश के लिए, सही बता रहा हूं कि मारने काटने पर उतारूंगा, पर अपने धर्म के बारे में पढ़ना किसी को नहीं कि धर्म समझा क्या रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। कुरान में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, पर उन चीजों को समझने के लिए रेडी नहीं है कोई। गीता में, रामायण में, महाभारत में भी इतनी सब चीजें हैं समझने के लिए, पर समझने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि सभी ने अपने हिसाब से मतलब बना लिए हैं अपने ग्रंथों के भी। अगर रामायण अच्छी लग रही, मतलब कोई बात ऐसी आ रही है कि जो तुम्हारे पर्सनल लेवल पे तुम्हें अच्छी लग सकती है, जो तुम्हें पर्सनल फायदा पहुंचा रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है रामायण की। पर अगर रामायण ये सिखा रही है ना कि भाई से भाई का प्रेम, जो वो भरत ने राम जी की खड़ाऊ लेके शासन किया था 14 साल, वो प्यार अगर रामायण सिखा रही है ना, और पर्सनल लेवल पे भाई के साथ लड़ाई चल रही है जमीन की, तो मारने काटने को तैयार है, भूल जाएंगे रामायण। इसलिए क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे आ गया, क्योंकि वो 4-5 लाख की जमीन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है एक भाई की जिंदगी से ज्यादा, जो कि तुम्हारा खून है, तुम्हारे तो खून है, समझ रहे हो। एक लाइन में खत्म कर देता हूँ यही बात, बार बार उसी चीज पे आके सारी बात खत्म हो जाती है कि एक सकारात्मक लोकतंत्र उस देश के लिए अच्छा है जिसमें, जिसके लोगों में नैतिक चरित्र जिंदा हो। पर यहाँ के हमारे देश में हमारे लोगों में नैतिक चरित्र मर चुका है। किसी को ये नहीं पता कि कहाँ थूकना है, कहाँ कूड़ा फेंकना है, कुछ नहीं पता, बस करना है तो करना है। और किसी ने अगर बोल दिया भाई यहाँ के थूक रहा, तो मुंह भर के ना और थूकेगा और गाली देगा 10 अलग। ये चीजें होती है ना, तो नैतिक चरित्र मर चुका है सभी के अंदर से, सभी के नहीं 95% मैं कह सकता हूँ। किसी को रेड लाइट तोड़नी है तो तोड़नी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा तुमको कि सर मेरे से गलती से रेड लाइट टूट गई आप चालान काट लो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये होता है नैतिक चरित्र। ठीक है, चलो अब सिर्फ इसमें ये समझ लो कि महिलाओं को भी उत्तराधिकार मिल गया है, समझ गए? ठीक है, अब दूसरा चेंज क्या करा, वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में। ठीक है, इन दोनों में क्या चेंजेस करेंगे? पहले क्या था, इनके जो मेंबर्स थे, इधर आओ, ऑल मेंबर्स आर मुस्लिम। सेम इसमें भी यही था, काउंसिल सेंट्रल लेवल की है। ठीक है, ऑल मेंबर्स आर मुस्लिम। ठीक है, अब क्या चेंज करा है, इसमें टोटल 11 मेंबर होते हैं, 11 में से दो नॉन मुस्लिम। ठीक है, और इसमें 22 में से 2, हाँ ये चेंज करा है। ठीक है, पर अभी रुक जाओ, अब ये मत सोचो कि हिंदू या जैनिज्म या बुद्धिज्म के लोग यहाँ पे घुस गए हैं, समझ लो उस चीज को। 2 महिलाएं हर उसमें, बोर्ड में भी और काउंसिल में भी कंपलसरी हैं, पहले महिलाएं नहीं होती थी। 2 मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम, हिंदू नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं,
दो ये जोड़ी गई है चीजें, दो मुस्लिम महिलाएं, सेम। ठीक है। अब नॉन मुस्लिम जो है उनका काम क्या है वक्फ बोर्ड के अंदर? नॉन मुस्लिम मेंबर ये केवल एडमिन, प्रशासन और चैरिटी से रिलेटेड सारे काम देखेंगे केवल। सेम। इनका धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नॉन मुस्लिम धार्मिक मामले, अब वो धार्मिक मामले फरमान अच्छा बता सकता है, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं। क्यों? मान लो हिंदू धर्म के लोग वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में चले गए, शरिया में कुछ और लिखा हुआ है, कुरान में कुछ और लिखा हुआ है, तुम अपने किसी चीज को धार्मिक तौर पे क्यों थोप रहे हो? उसकी रिलीजियस फ्रीडम चली गई ना, आर्टिकल 25 28 तक है ना रिलीजियस फ्रीडम, वो चली जाएगी ना। तो अपने ग्रंथों का, अपने ज्ञान का प्रसार आप वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में नहीं करोगे, उन पे रिस्ट्रिक्शन है। केवल आपको एडमिनिस्ट्रेशन और चैरिटी मतलब वक्फ से रिलेटेड सारे काम देखिए। ठीक है। आप धार्मिक मामलों में मुस्लिम समुदाय के कोई भी बात नहीं करोगे, आप पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, समझ आ गया? अब एक चेंज करा गया वक्फ ट्रिब्यूनल में। एक केस करा गया है, सॉरी, एक चेंज करा गया है वक्फ ट्रिब्यूनल में। वक्फ ट्रिब्यूनल इसमें पहले क्या था? बिफोर, या पहले ही कर देते हैं कि इसमें मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था एक, जो जजमेंट दे रहा है, जो सीनियर लॉ मोस्ट था। ठीक है, जो जजमेंट सुना रहा है। ठीक है, मुस्लिम कानूनों का विशेषज्ञ हेड है। ठीक है, मुस्लिम कानूनों का जो विशेषज्ञ है कौन होगा तुम्हारे हिसाब से? कौन होगा? मौलवी, काजी, है ना, उलेमा जो भी है। ठीक है, यही हो सकता है। अब क्या बदलाव करा है? अब बदलाव ये हुआ है कि करंट या फॉर्मर, मतलब अभी पोस्ट पे हैं या पहले रह चुके हैं, ऐसे कोई जज जो सिविल कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश, इसके मतलब अब फैसले सुनाएंगे, ना कि कोई विशेषज्ञ मुस्लिम कानूनों का। न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे। वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश किसके? दीवानी न्यायालय के। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी, ये प्रॉपर्टी बिल है, प्रॉपर्टी एक्ट है, या फिर रिलीजियस एक्ट है, या धार्मिक अधिनियम है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? दोनों।
ये केवल प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें कहीं भी मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप नहीं करा गया। क्या चेंज कर रहा है मुस्लिम धर्म में, क्या चेंज कर रहा है ये बताओ। हाँ हाँ चलो, एक पॉइंट ठीक है। बाकी दो दो मुस्लिम ऐड करना, और यहाँ पे जो कोर्ट का है, कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे जो जज है, जज पहले मुस्लिम हुआ करते थे, अब नहीं है। अब ये तो फरमान ही बता पाएगा अच्छे से कि ये अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं। ठीक है ठीक है, धार्मिक हस्तक्षेप कह सकते हैं एक 2%, ठीक है, पर ये भी कह सकते हैं कि ये मोस्टली कह सकते हैं कि 2% धार्मिक है और 98% प्रॉपर्टी का रिलेटेड है, ये कह सकते हैं, है ना। और फरमान तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात कि ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता है ना, वो एक न्यायाधीश के द्वारा सुनाया जाता है। कैट में और सेट में भी एक न्यायाधीश ही होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का जानकार होता है, वो ही जज बैठता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से राइट टू इक्वालिटी में जाएगा आर्टिकल 14 कि अगर IAS IPS के लिए भी ट्रिब्यूनल में भी एक जज बैठ रहा है तो उसमें भी आप लगा सकते हो, अधिकार है। ठीक है, सोचनी पड़ेंगी ये चीजें कि मौलिक अधिकारों का कहाँ कहाँ आनंद हो सकता है, या कहाँ कहाँ ये रिलेट कर रहा है, अब रिलेट कर रहा है, या कहाँ कहाँ हनन हो रहा है। सोचो इन चीजों के बारे में। अब मैं तुम्हें पूरा एक्ट पढ़ा दूंगा, इसके बाद खत्म होने वाला है 5 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद तुम्हें खुद सोचना है कि कहाँ का रिलीजियस को ये, क्योंकि तुमने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं मौलिक अधिकार के, ऐसा नहीं है कि टॉपिक हमारे चल रहे हैं तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है तुम्हारा मौलिक अधिकार और मैं तुम्हें ये चीज बोल रहा हूँ। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मौलिक अधिकार मेरे से, ठीक है, पहले की क्लासों में तुमको पता है कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, तो खुद एक बार एनालाइज करना कि कहाँ ये मैच कर रहा है, कहाँ ये हमारे अधिकारों को बचा रहा है, और अपने आप को हिंदू मुस्लिम से अलग रख के एक इंसान समझ के तब फैसला करना, एनालाइज करना। ये मत सोचना कि मैं तो हिंदू, मैं तो हिंदुओं के बारे में हिंदू की तरीके से सोचूंगा, मैं मुसलमान हूँ मुसलमान की तरीके से सोचूंगा। ठीक है, इंसान की तरीके से इसका एनालाइज करना कि क्या नाम, कहाँ ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, कहाँ ये मौलिक अधिकारों का बचा रहा है, एक माइन्यूट तरीके से बिल्कुल सोचना। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं कि रिलीजियस एक्ट नहीं था, या रिलीजियस एक्ट है भी, तो अगर राइट टू इक्वालिटी, मैं केवल एक वो कर रहा हूं, केवल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कंपैरिजन कर रहा हूं केवल। ठीक है, अगर राइट टू इक्वालिटी लाना है तो राइट टू इक्वालिटी इस बिल का समर्थन या विरोध करने से नहीं आएगी। सोचना पड़ेगा बहुत चीजों को। ठीक है, क्यों, अब मैं तुम्हें एक कंपैरिजन दिखा रहा हूं, डाटा है इस वजह से बता रहा हूं। वक्फ जमीन, ठीक है, किसका अधिकार होता मंदिर को, विच गवर्नमेंट, स्टेट, इसका अधिकार यहां पर
ठीक है, कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि स्टेट का ज्यादा क्या बोलते उसको पकड़ कहां पर है, और स्टेट ने अपने आप को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस करा है, ये वाला अमेंडमेंट। यहां तक कि टेंपल का हेड कौन होगा ये भी कौन नियुक्त करती है, स्टेट गवर्नमेंट। चलो वहां पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ही मेंबर्स और हेड कर रही है ना, मेंबर्स और हेड। ठीक है, इसके डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, मतलब जो भी विवाद होगा इसके विवाद जाएंगे दीवानी न्यायालय में या हाई कोर्ट में। इसके केस कहाँ जा रहे थे, वक्त ट्रिब्यूनल में। ठीक है, ट्रांसफर, मैं तुम्हें एक चीज बतानी भूल गया, अब बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन वक्फ में दे दी तो कोई भी तरीका नहीं कि वो वापस ले ले। पर ऐसा नहीं, वक्फ वक्फ में जो जमीन दे दी गई है वो दे दी गई। ठीक है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, मतलब एक बार वक्फ तो हमेशा के लिए वक्फ। ठीक है, पर यहां पे सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके बाद आप जमीन वापस ले सकते हो, दान में दीजिए। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा था इस पे, लिमिटेशन एक्ट तुमने पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाया ना अभी। लिमिटेशन एक्ट तुम्हारे हिसाब से अप्लाई होगा या नहीं होगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, इसमें एक्सेप्शन था कितने साल का, तो राज्य ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वे बदलाव करे हैं, सिंपली भाषा में मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें फिर से एक चीज क्लियर कर रहा हूं दोबारा, कि मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का इस वक्फ बिल को मकसद ये नहीं था कि आप लोगों का समर्थन करो या विरोध में जाओ। मैंने इसके सारे लीगल एस्पेक्ट आपके सामने रख दिए हैं। अब आपका दिमाग कि आपको इसका विरोध करना है, आपका इसका समर्थन करना है, वो आपकी मर्जी है, आपके पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर जो है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, जो इसके लीगल एस्पेक्ट है वो मैंने तुमको क्लियर कर दिए। जो लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन आंसर जो वक्त से रिलेटेड हैं, जो बन सकते हैं, वो मैं डाल दूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है वो पढ़ना। ठीक है, ये पूरे एक्ट की पीडीएफ आपको कल शाम तक उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जरूरी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड जो मैं 1-2 मिनट में रिप्लाई दे सकूं, मुझे बता दो, कि मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, बता दो चलो। हम्म, हम्म,
देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो मेरे सामने ही आ गया। 2025 का वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय को धार्मिक उद्देश्य से ध्यान से सुनो इस लाइन को, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 2025 का वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय को धार्मिक उद्देश्य से संपत्ति वक्फ करने की स्वतंत्रता देता है। दे रहा है, पूरा एक्ट तुमने पढ़ लिया, ठीक है। या किसी भी अन्य धर्म के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, ये भी क्लियर है। कहीं भी किसी और धर्म का नाम नहीं आया, इसलिए धर्मनिरपेक्षता बनाए रखता है। कैसे? अधिकार छीने नहीं है, उन अधिकारों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। जो निरंकुश हो गया था वक्फ बोर्ड कुछ चीजों को लेके, जो उसका मिसमैनेजमेंट सच्चर समिति ने निकाल के दिया था, वो याद करो। 1200 करोड़ बनने चाहिए थे पर 600 करोड़ रुपए हाथ में आ रहे हैं। तो वो मिसमैनेजमेंट को सही करने के लिए वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मशीनरी उस वक्फ बोर्ड में शामिल करी गई जो उसको सही रास्ते पे लेके आएगी। धार्मिक तौर पर देखते अगर कुछ हटाया होता, जोड़ा ही गया है ज्यादातर, नहीं है। हटाया क्या है बताओ? नहीं, ऐड करा है, ऐड करे हैं बहुत सारी चीजें, मैं मानता हूं, ठीक है। पर जो मशीनरी ऐड करी है, जैसे फरमान ने बोला कि सिविल कोर्ट के जज को यहाँ पे ट्रिब्यूनल में बैठा दिया, ठीक है, वो एक मशीनरी है। क्योंकि देखो फरमान, जज जो है वो संविधान के अनुसार आपको फैसले सुनाएगा। ट्रिब्यूनल के जो पहले मुस्लिम समुदाय के विशेषज्ञ थे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के हिसाब से ही आपको फैसले सुनाते, ठीक है। तो दोनों में फर्क आ जाता है। तो एक संवैधानिक मशीनरी और एक धार्मिक मशीनरी में बहुत फर्क आ जाता है। धार्मिक मशीनरी धर्म के अनुसार आपको कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। पर प्रशासनिक मशीनरी या संवैधानिक मशीनरी आपको संविधान के अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगी। समझ गए? मेरी भाषा बहुत संतुलित है, आज मैं बहुत कुछ चीजें मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि आपको संवैधानिक मशीनरी संतुलित करने की कोशिश करती है, क्योंकि आप संविधान से बंधे हुए हो, देश के अंदर हो, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली ही लाइन संविधान की ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान भी हमारे से, हम संविधान से हैं। तो संविधान से बड़ा कुछ है नहीं है। अगर संवैधानिक मशीनरी को आप एक संस्था के अंदर शामिल कर रहे हो, मेरे हिसाब से कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला, आपको राइट है, आप उस चीज का एनालाइज करो कि आप लोग कहाँ कहाँ इसको मौलिक अधिकारों से हनन से जोड़ रहे हो और कहाँ कहाँ इसको मौलिक अधिकारों के बचाव से जोड़ रहे हो, ठीक है। चलो और बताओ, कोई क्वेश्चन? पहले ही क्वेश्चन तुम्हारा दिख गया मुझे सामने। सारे भारत में या पूरी दुनिया में जहां नाम कौन कर देगा? यशिका की जमीन कोई लक्की थोड़े दे देगा वफ को, मतलब होता है ना, खुद से दे दे। अच्छा लक्की बंद कर। मिलते हैं कल। कल हम फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे अपने, ठीक है। मैं जरा इनके क्वेश्चन के आंसर दे दूं, जो सिली क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनके आंसर दे दूं, वीडियो लंबी नहीं करते, ठीक है। मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।